गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये सेकंड बुक है। पहली बुक इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी और सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में हम पहले क्या क्या पढ़ाएंगे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर की जो थीम है वो किस चीज के ऊपर बेस है। इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले समझ में आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी इंडियन कंडीशन थी, यानी इंडियन इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो कैसी थी। यानी कहीं ना कहीं जब ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जब अंग्रेज हमारे यहाँ मौजूद थे, तो उनके पीरियड के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। अब बता इसमें हम कौन कौन सी चीजों पर हम फोकस करेंगे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन डिस्कस करेंगे कि भाई हम जो ब्रिटिश ने क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या नहीं किया, किस सेक्टर में उन्होंने ज्यादा इनपुट लगाया, किस सेक्टर में नहीं लगाया। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। और उस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, यानी हम कह सकते हैं जीडीपी कह लें, आप पर कैपिटा इनकम कर लें, हमारा जो ट्रेड था, एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट था, वो सब चीजें, वो कंडीशन कैसी थी इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करेंगे। फिर एनालाइज द पॉलिसीज, जो भी ब्रिटिश ने पॉलिसीज बनाई, जितने भी साल भी उन्होंने हुकूमत करी या हमारे ऊपर राज किया कह सकते हैं, या हमारे ऊपर डोमिनेंट रहे, वो उस पूरे पीरियड के अंदर उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, जिसपे हमें डिस्कस करना है बातों में। ठीक है, आइडेंटिफाइड द फैक्टर्स फॉर स्टैग्नेशन इन द डेवलप्ड इकोनॉमी। अब कौन कौन से फैक्टर्स थे जिससे हमारी इकोनॉमी स्थिर रही थी। स्टैग्नेशन मतलब ना तो वो बढ़ रही है और ना वो घट रही है, स्टैग्नेंट है, कांस्टेंट है एक तरीके से। और अंडर डेवलप्ड, और हमारी जो इकोनॉमी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वो अंडर डेवलप्ड क्यों थी, वो इस चैप्टर में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आगे करते हैं हम डिस्कस। ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी ये जो चीजें हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं, एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री कंडीशंस हो, फॉरेन ट्रेड कंडीशंस हो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इनका क्या कंडीशंस थी, इनकी जो कंडीशंस क्या थी, ये अच्छी थी या बुरी थी या कैसी थी, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जितना भी पीरियड अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, 200 साल करीब उन्होंने राज किया हमारे ऊपर, लगभग 200 ईयर्स। ठीक है, 200 साल। और 200 साल में उन्होंने हमारे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, इंडस्ट्री का हो, फॉरेन ट्रेड का हो, उन्होंने हमारे लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, सिवाय अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक है। थोड़ा बहुत उन्होंने वहां अच्छा काम किया, जैसे कि एग्जाम्पल रेलवे बनाई, पोर्ट्स बनाए, डैम्स बनाए, और आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह बनाया। तो हम पहले डिस्कस इसमें करते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से भी पहले हम बता दें कि जो हमारा जो जीडीपी था, हमारी जो इकोनॉमी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, वो बहुत ज्यादा लो थी। लो लो जीडीपी कह सकते हैं आप, या लो पर कैपिटा इनकम कह सकते हैं, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, मतलब लो जीडीपी की हम बात करें तो लेस देन 2% ये एस्टिमेट की गई थी। और उस टाइम में कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन वर्क नहीं था, कह सकते हैं कोई ऐसी इनोवेशन टेक्निक्स नहीं थी कि एग्जैक्ट हम ये बता सकें कि हमारी जीडीपी कितनी थी या हमारा पर कैपिटा इनकम कितना था। लेकिन कुछ लोगों ने, जो हमारे इंडिविजुअल पर्सनलिटी लोग थे, जो हमारे इंडियंस थे और बाहर के लोग थे, उन्होंने कुछ इनोवेशंस काम किए इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने बताया कि उस टाइम में कंडीशंस कैसी थी। तो लो जीडीपी के बारे में बताया, पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया। जैसे डॉक्टर VK RV राव, विलियम डिगबाई, RC देसाई। ठीक, ये कुछ नोटेबल पर्सन थे उस टाइम के जिन्होंने, और एक और था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने क्या किया था, 10 ईयर्स प्लान कह सकते हो आप, इन्होंने फर्स्ट 10 ईयर्स प्लान बनाने की कोशिश करी थी और अटेम्प्ट किया था। और एक डेटा प्रोवाइड किया था कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड जो जीडीपी है वो कैसा है, और जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो कैसा है। तो लो जीडीपी था, पर कैपिटा का इनकम कम था। लो जीडीपी लगभग लेस देन 2%, लेस देन 2% हमारा जीडीपी था, और पर कैपिटा हमारा इनकम वो भी कम था। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, उससे हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस थी कि इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, यानी वर्स्ट कंडीशन थी।
अगर हम देखें तो स्टैग्नेंट पोजीशन थी, लेस देन 2% था, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। बट बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, इंडियन इकोनॉमी वाज अ प्रॉस्पर इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी थी बहुत अच्छी इकोनॉमी थी और एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, हम वर्ल्ड में फेमस थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर फेमस थे, स्टोन में फेमस थे, मेटल्स में, और हमारे ब्रॉन्ज के जो सामान होते हैं, आयरन इंडस्ट्रीज, और ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा फेमस थे। में एक्सपोर्ट करते थे हम, श्रीलंका करते थे हम, चाइना करते थे हम, इजिप्ट करते थे, यूरोप करते थे। हमारा जो सामान है, प्रेशियस स्टोन्स थे, मटेरियल थे, सिल्क, कॉटन, जूट, ये हमारी काफ़ी जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा मशहूर थी वर्ल्ड फेमस में, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वो सब चीज़ें हमारी ब्रिटिश पीरियड के दौरान ब्रिटिश ने हमें वो धीरे 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 कर सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर एग्रीकल्चर। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं कि लगभग अंग्रेजों के पीरियड के दौरान 85% पॉपुलेशन, लगभग 85 यानी 85% पॉपुलेशन हमारी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली थी और इनडायरेक्टली भी थी। तो लगभग हमारे कंट्री का अच्छा खासा परसेंट लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। और एग्रीकल्चर की कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड आप कह सकते हैं वर्स्ट कंडीशन थी, बुरी कंडीशन थी। कोई भी नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन आइडियाज, कोई भी किसी तरह का डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड नहीं हुआ था। और उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को और खराब करने के लिए एक तरीके से हमारा जो कंट्री था उनके लिए एज ए फीडर इकोनॉमी था। फीडर इकोनॉमी मतलब एक तरीके से वो हमें चारे की तरह इस्तेमाल करते थे, हमारी इकोनॉमी को, हमारे रॉ मटेरियल को वो चारे की तरह अपने कंट्री को के एज ए फीडर इकोनॉमी मानते थे कि हमारा जो इंडिया है वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वो उनका यूज करेंगे और उसको फिनिश गुड्स में तब्दील करके वो हमारे इंडिया में आके सेल आउट करेंगे, और वो भी महंगे दामों पर। तो हमारा लगभग 85% जो पॉपुलेशन थी वो एंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या करा, कुछ सिस्टम्स स्टार्ट किए, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला इसमें जैसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, उन्होंने एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम, भाई इंडिया इज वास्ट कंट्री, आज भी हमारा इंडिया के जो अगर देखें तो काफी बड़ा एरिया है, तो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना, डोमिनेट करना बड़ी आसान तो है चीज है नहीं। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया। ठीक है, उस सिस्टम में उन्होंने जमींदारी सिस्टम का नाम दिया, जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, ठीक, एक और है इसमें अलग अलग नाम से, महलवारी सिस्टम और रोतवारी सिस्टम। ठीक है, रोतवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के बारे में सभी ने सुना है कि जमींदार लोग, तो जमींदारी सिस्टम किसने दिया? अंग्रेजों ने बनाया। और इन जमींदारों से कह दिया अगर आपने एक पर्टिकुलर डेट यानी फिक्स डेट कर दी, इतना अमाउंट हमें नहीं दिया, ठीक है, इतना अमाउंट हमें नहीं दिया तो हम आपके राइट्स को छीन लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी कि इस तारीख तक हमें इतना अमाउंट चाहिए, या इस महीने इस साल हमें इतना अमाउंट चाहिए आपसे, इनको राइट से। तो उस जमाने में हम ये कह सकते हैं ये लैंड लॉर्ड्स थे। क्या थे ये? लैंड लॉर्ड्स। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, ये लैंड लॉर्ड्स थे। जमींदार कौन थे? लैंड लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड्स। और दूसरी तरफ कौन थे? लैंड लेस कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर्स। ठीक है, अब इनसे ये क्या लेते थे? लगान लेते थे। लगान, आपने नाम सुना होगा, इसमें मूवी भी आई है, लगान। लगान लेते थे, इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स। ठीक है, अब वो टैक्स जो लेते थे एक अमाउंट, और वो टैक्स किसको देते थे? ब्रिटिश को देते थे। अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो टोटल डिपेंड्स अपॉन द मानसून। किसी साल बारिश हुई, किसी साल बारिश नहीं हुई, फसल अच्छी हुई नहीं हुई, लेकिन हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स देना है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मनी करना ही करना है। वो कहां से आएगा अगर बारिश नहीं होती है, फसल अच्छी नहीं होती है? तो वो बर्डन डायरेक्टली किस पे पड़ता था? कल्टीवेटर से पड़ता था। और जिनकी जमीनें होती थी वो फिर वो गिरवी रखने पे मजबूर हो जाया करते थे कि उनके पास इतना पैसा होता नहीं था, या इतना उनके पास अनाज नहीं हुआ कि वो जमींदार को दें। और जमींदार के ऊपर भी प्रेशर था, अगर वो जमींदार उतना टैक्स अमाउंट नहीं देगा तो उसकी जो राइट्स हैं वो छीन लिए जाएंगे। तो ऐसे सिस्टम्स बनाए उन्होंने, क्योंकि अब हर जगह तो वो अपने अपने फौज को, अपनी सेना को नहीं भेज सकते थे। तो उन्होंने इस तरीके के सिस्टम बनाए, और उससे क्या हुआ? डायरेक्टली कुछ ही हाथों में पावर रह गई, फ्यू हैंड्स जो कंट्रोल करते थे, यानी सेंट्रलाइज्ड हो गया, बहुत सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हो गई, और हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बेकार से बेकार होना शुरू हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ? लो प्रोडक्टिविटी। अब हम आज भी हम अगर अपने कंट्री की कंपेरिजन करें तो हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है यानी पर हेक्टर के हिसाब से वो कम है। आज भी अगर हम अपने कंपैरिजन करें नेबर कंट्रीज से, श्रीलंका से करें या चाइना से करें, तो आज भी जो प्रोडक्टिविटी है हमारी एक पर्टिकुलर
फील्ड के एरिया से हमारी कम है एज कम्पेयर डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली। तो लो प्रोडक्टिविटी मतलब यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ हेक्टेयर है, प्रोडक्शन जो होती है, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, लेस हो रहा है, लेस पर हेक्टेयर, ठीक है, पर हेक्टेयर। अब इसके बहुत सी रीजन है कि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, दूसरा बाढ़ें आती थी, फ्लड्स आती थी, जो फसलें खराब हो गई, बारिश नहीं हुई, तो ये सारी चीजें होती थी, परेशानी वाली चीजें होती थी। और वो उसमें अंग्रेज जो ब्रिटिश थे वो कोई भी हेल्प नहीं करते थे, उन्हें सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था, अपने पैसे से मतलब था। तो लो प्रोडक्टिविटी होती थी, प्रोडक्शन कम होता था पर हेक्टेयर के हिसाब से, और जब प्रोडक्शन कम हुआ तो हम लोग क्या करते थे, अपने खाने के लिए कितना रखें और मार्केट में बेचने के लिए कितना रखें, तो उसका भी कंसेप्ट एक नीचे आ रहा है, वो देखते हैं हम। तो लो प्रोडक्शन वाला आपको समझ में आ गया। अब आते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, ये सरप्लस फूड कह सकते हो, उसको मार्केट में जाके सेल करना, दैट्स कॉल्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर को उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया। पहले लोग फसल बोते थे, फसल लगाते थे अपने घरों, अपने खेतों में, किस लिए, किस पर्पस के लिए, कि वो खुद उसका यूज कर सकें, खा सकें, पी सकें, और कुछ बच जाए तो बेच दें। अब जो 90% जो फसल है वो आप सेल आउट करोगे, सेल आउट, सरप्लस फंड वो आप लगाइए। यानी उन्होंने किस पे फोकस किया, कैश क्रॉप्स लगाइए, कैश क्रॉप्स लगाएं, फूड क्रॉप्स को हटाकर कैश क्रॉप्स लगाएं, यानी प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स लगाना शुरू कर दी। यानी कैश क्रॉप्स जैसे कि फॉर एग्जांपल जूट है, आप लगाइए, कॉटन लगाइए। तो आपने बहुत सुना होगा कि 1850 के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो इंग्लैंड के अंदर आया था, ब्रिटिश के अंदर आया था, और हम उस टाइम इंग्लैंड की कॉलोनी थे। जाहिर सी बात है वो सारा रॉ मटेरियल हमारे इंडिया का वो कहाँ जा रहा था, ब्रिटिश जा रहा था। हमारा वेस्ट बंगाल में बहुत ही अच्छा कपड़ा जिसे मलमल कहते हैं वो सारा कहाँ जा रहा था, ब्रिटिश जा रहा था। और हमारी जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, हमारी जो और अदर इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो बंद हो चुकी थी। तो वो सारी चीजें ब्रिटिश लेके जा रहे थे और वहां से फिनिश्ड गुड्स तब्दील करके हमारे इंडिया में और अदर कंट्रीज में बेच रहे थे। और वहां पे एक इनोवेशन भी आ रहा था, चीजें बदल रही थी, क्वालिटी बदल रही थी, और हमारी क्वालिटी उनको बीट नहीं कर पा रही थी। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो हमारा वहां पर एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ। अब इसके फायदे और नुकसान, यहाँ पर नुकसान क्या थे, अब हमने वो चीजें बनाई जो ब्रिटिश के फायदेमंद थी, जैसे जूट हो गया, ठीक है, और हमने अब कॉटन हो गया, अब वो चीज बना रहे हैं, हमें खाने को चीजें नहीं बना रहे। तो क्या हुआ, कहीं कहीं किसी उसमें लिखा भी है, तो भुखमरी भी आई, फेमाइन आया, भुखमरी आई, क्योंकि हमने वो कैश क्रॉप्स लगाई फूड क्रॉप्स की जगह पर, तो भुखमरी आई कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से। फिर आता है एडवर्सली इफेक्ट ऑफ प्रेडेशंस। ये तो आपको पता ही होगा कि जब ब्रिटिश गए थे तो उन्होंने हमारा जो देश है वो बांट दिया था, तो उसका भी इफेक्ट काफी असर पड़ा हमारी जीडीपी के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज हमारे मुंबई में थी, तो उनका जो हेडक्वार्टर था, आप कह सकते हो किसी और अदर कंट्रीज में था, चाहे वो बांग्लादेश में कह लो, पाकिस्तान में कह लो, कहीं भी कह लो। तो वो उससे क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमिक थी वो एकदम और नीचे चली गई ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ये कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। आप ये कह सकते हैं कि जितने भी चीजें थी एग्रीकल्चर के अंदर वो सब चीजें वर्स्ट कंडीशन में थी, लो प्रोडक्शन था, लो जीडीपी था, लो इनकम थी, लोग परेशान थे, जमींदारी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, उन्हें लगान से मतलब था। ये सारी चीजें आप इसके बारे में लिख सकते हो। अच्छाई इसमें अभी कुछ भी नहीं लिखनी है आपको, कि आपको सोचो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कुछ किया, तो इसमें आपको सब में बुराई, वर्स्ट लिखना है, वर्स्ट कंडीशन लिखनी है, बुरी से बुरी कंडीशन लिखनी है, स्टैग्नेंट कंडीशन लिखनी है। तो आप इसके अंदर ये टॉपिक और ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडस्ट्री। अपना नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसमें हमने देखा था 85% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हमारा उस टाइम के हिसाब से डेवलप नहीं था, और ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाया। ब्रिटिश के एडवेंट से पहले, आने से पहले, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी बहुत ज्यादा वर्ल्ड में फेमस था। हम एक्सपोर्ट करते थे, प्रीशियस स्टोन्स करते थे, बहुत सारी चीजें थी जो हम अदर कंट्रीज में, इजिप्ट में, यूरोप में, श्रीलंका हुआ, चाइना हुआ, पर्शिया हुआ, वहां पे हम जो है एक्सपोर्ट करते थे अपना। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वर्ल्ड में फेमस थी। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, या आप कह सकते हो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब ऐसे नहीं कि उन्होंने फौरन आके बंद कर दी कंपनियां, ठीक है, उन्होंने ऐसे पॉलिसीज, ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जैसे अगर मैं कहूँ कि उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी। अगर आप इंग्लैंड कोई सामान भेज रहे हैं, वहां से आ रहा है तो फ्री है, अदर कंट्रीज में आप जा रहे हो, भेज रहे हो, तो वो टैक्स लग रहा है। और अगर आप कोई ब्रिटेन सामान भेज रहे हो तो उस पर और छूट भी मिल रही है, तो उसमें क्या है कि जो हम अदर कंट्रीज से अपना सामान भेजेंगे तो उसमें हमें बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस देना पड़ रहा है,
तो हमारे धीरे धीरे डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज शुरू हो गई। दूसरा, उन्होंने कोई नई इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज नहीं करने दिया, ना उन्होंने कोई इनोवेटिव चीजें लेके आए, न कह सकते हो आप कैपिटल गुड्स भी नहीं लेके आए, कोई मशीन टूल्स का यूज भी नहीं हुआ उस पीरियड के अंदर, और धीरे धीरे हमारी जो इंडस्ट्री थी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। और हमारे यहाँ का जो रॉ मटेरियल था वो चीप रेट्स पर यहाँ से ले जाया करते थे, और अपने कंट्री के अंदर वो अपने इंडस्ट्रीज के अंदर, जो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज थी, वहां पर उनको बनाकर फिनिश गुड्स को तैयार कर और हैवी प्राइस पे हमारे इंडियन मार्केट में सेल आउट करते थे, और उनकी क्वालिटी बेटर थी, तो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स उनके आगे सर्वाइव नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे हमारे इंडस्ट्रीज को लॉस होना शुरू हो गया। जब लॉस होना शुरू हो गया, उस पर टैक्सेस भी दे रहे हैं हम, एक्स्ट्रा टैक्सेस दे रहे हैं, 50-40% टैक्सेस दे रहे हैं प्रॉफिट में से भी, तो हमारे पास पैसा कम बचने लगा, और धीरे धीरे वो कंपनीज जो इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी। अब जो इंडस्ट्रीज बंद होने लगी तो क्या हुआ, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है, उसमें जो मजदूर काम कर रहे होंगे, जो लेबर काम कर रही होगी, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो अब वो अपने अपने घर लौटने लगी, अपने विलेज लौटने लगी, तो वहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर और बर्डन पड़ गया, उससे और गरीबी आई और भुखमरी आई, चीजें के हालात और बदतर हुए। एडवर्सली इफेक्ट डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। क्या इफेक्ट हुआ, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो जाहिर सी बात है, बंद हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ गया क्योंकि भाई वो लोग अपना कहीं ना कहीं तो रोजगार ढूंढेंगे, तो वो कहां पर जाने लगे, अपने गांव जाने लगे, अपने विलेजेस जाने लगे, और वहां पर अपने ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है। दूसरी इसमें आप ये कहते हैं इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स हमारा बढ़ गया। जब जाहिर सी बात है हमारे इंडिया में कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम बाहर से मंगाएंगे। अगर हम देखें 60s और 70s के अंदर हमारे बहुत से चीजें थी, गुड्स थे जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे थे, जो आज हो रहे हैं, तो वो हम बाहर से मंगाते थे। सेम कंडीशन ब्रिटिश पीरियड में रही होगी। तो उसमें क्या था, जब उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, हमारे गुड्स बनना बंद हो गए, तो जो गुड्स बाहर से आएंगे तो इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स वो बढ़ गया, और जब इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली जो बिजनेस है वो ब्रिटिश का बढ़ गया। दूसरा, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अब इसमें जाहिर सी बात है हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट, और वो हमारे इन्वेस्टर्स के पास नहीं था। हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी, और अंग्रेजों ने इसमें हमें कोई हेल्प भी नहीं करी। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, या मशीन एंड टूल्स बनाने वाली कंपनीज जो मशीन एंड टूल्स बनाती हैं जिससे प्रोडक्शन हो सके गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, और ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड उन्होंने इस पर कोई काम भी नहीं किया, तो जिसकी वजह से हमारी और चीजें, हमारी जो जीडीपी, हमारी जो इंक्रीज है इनकम है, वो नहीं हो पाई, कंट्री की वर्स्ट कंडीशन में चली गई। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जब हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, हमारा कारोबार बंद हो गया, हमारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, तो हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी इंडस्ट्री सेक्टर में कम से कम होता चला गया। ठीक है। अब आता है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनीज का जो पूरा कंट्रोल था वो ब्रिटिश के हाथ में था। तो और उन्होंने क्या करा, सिर्फ ज्यादातर जो काम किया पब्लिक सेक्टर ने, वो रेलवे बनाए, पोर्ट्स बनाए, अपने जो है आपने देखा होगा, वो भी किस लिए बनाए थे कि पब्लिक सेक्टर के वो पूरी तरीके से पावर कंट्रोल कर सके, पावर जनरेशन प्लांट्स बनाए, उस तरीके की अपनी अपनी जो इकोनॉमी है वो पूरी रन कर सके, और अपना जो गुड्स है वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो उन्होंने ऐसी चीजें पब्लिक सेक्टर रोल में प्ले करी, तो उससे भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। तो ये हमने अभी एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्कस किया और इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्कस किया। दोनों दोनों सेक्टर्स में आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अवर इकोनॉमी और अवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी इन लो मोड, या आप कह सकते हो दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो वर्स्ट कंडीशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, and there is no improvement in agriculture technology or low productivity in the agriculture sector. Also you also mentioned in the industrial sector, there is no improvement in technology, there is no improvement of industries, capital goods, there is no improvement in the condition of industrial sector during the British period is worst condition in that period. Okay, ये टॉपिक डिस्कस करनी है, बाकी जो हम